Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day and in a way कि हम along with the answer सारे options को discuss करते हैं. ठीक है, उनके reasons कि why are they incorrect. Then since हर question को आप knowledge बस से solve नहीं कर सकते तो हम लॉजिक को भी डिस्कस करते हैं. जिस भी क्वेश्चन में हम लॉजिक को अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, फिर इसके साथ साथ यूपीएससी के कुछ ट्रेंड्स होते हैं हर सब्जेक्ट में रिगार्डिंग फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड फ्रेमिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स. तो हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं. राइट, इसीलिए भी सॉल्व ओनली 5 PYQs हर दिन, ताकि हम 5 करें लेकिन हम बहुत अच्छे से कवर करें इन्हें. ठीक है, चलिए. आज का हमारा टॉपिक है, कल का ही कंटिन्यूएशन होगा. फंडामेंटल राइट्स हम आज कंटिन्यू करेंगे. वी कंप्लीटेड सिटीजनशिप कल. ठीक है, और इसके पहले सिटीजनशिप के पहले के जो भी चैप्टर्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उन सब के PYQs. ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में. प्लीज़ गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स. ठीक है, बिकॉज आई हैव शेयर्ड अ लॉट अपार्ट फ्रॉम जस्ट द आंसर्स ऑफ दोज PYQs. ओके, चाहे वो पॉलिटी के कुछ ट्रेंड्स हों, लाइक पॉलिटी में क्या चीज़ अप्लाई होती है, स्टेटमेंट्स में क्या चीज़ अप्लाई नहीं होती, एवरीथिंग. ऑल राइट, चलिए. तो बिफोर प्रोसीडिंग जस्ट अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको ये सारी लेक्चर्स एंड सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है, एंड इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन. बिकॉज सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है कि वी आर गिविंग यू द राइट थिंग विच इज़ हेल्पफुल इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025. ऑल राइट, ठीक है. एंड अगर कुछ भी एडिशन या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि हमें करना चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. तो आई ट्राई माई बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. ठीक है, चलो. फंडामेंटल राइट्स, ये सारा ये जो बॉक्स है आई हैड गिवन येस्टरडे ऑल्सो PDF में. तो इसमें ना आई एक्सप्लेन येस्टरडे ऑल्सो कि अगर फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी आप नहीं करके जा रहे हो ना, गलती से अगर ऐसा हो जाता है कि नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये बॉक्स ज़रूर कर लेना. बिकॉज इसमें हर आर्टिकल का जो की एलिमेंट है वो दिया हुआ है. ठीक है, लाइक सी इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, आर्टिकल 14 में आपको मेन क्या याद रखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. देन आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो इस तरह से कीवर्ड याद रखना है आपको हर उसमें. ठीक है, देन आर्टिकल 20 जैसे कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. ऑल राइट, तो इस तरह से ओनली बाय रिमेंबरिंग द कीवर्ड्स ऑफ एवरी आर्टिकल यू विल बी एबल टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो फंडामेंटल राइट से आएंगे, बिकॉज यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है. ठीक है, चलो. तो ये बॉक्स आप अच्छे से पढ़ लेना, PDF या फिर अभी वीडियो ही पॉज करके. ठीक है, हाँ देखो, यहाँ पे आई हैव रिटन कि 30 तक है, उसके बाद 32 है. व्हाट अबाउट 31? सो एज ऑल ऑफ अस नो, आर्टिकल 31 वॉज राइट टू प्रॉपर्टी, राइट, एंड इट हैज़ बिन रिपील्ड. मतलब इट इज़ नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, है ना. रिपील्ड, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें एक और चीज़ कल मैंने बताया था, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था ये, कि इन दोनों में जो एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं उसको आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे. आई होप यू रिमेंबर दैट. और अगर आपने नहीं देखा है, डू वॉच कल का लेक्चर, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है. ठीक है, कि किस तरह से याद रखें कि 29 में एजुकेशन से रिलेटेड क्या है और 30 में क्या है. चलिए, नाउ 32 एवरीबडी नोज ये रिट से रिलेटेड है. चलो, सो बिगनिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1 टुडे. Which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed, ये B होना चाहिए, to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment. Okay, तो ये बेसिकली क्या पूछ रहा है कि चाइल्ड लेबर जो है इसका मेंशन किस आर्टिकल में है. ठीक है, तो इतना हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू किस आर्टिकल में है. अब देखो यहाँ पे आई विल टेल यू टू थिंग्स, दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं. पहला कि यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 24 दिया है एंड 23 नहीं दिया है. अगर उसको आपको कंफ्यूज करना होता तो वो 23 भी देता है एक ऑप्शन में, बिकॉज अगर आप कंफ्यूज हो गए तो 24 और 23 में ही हो गए. ठीक है, इसके लिए लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है. तो सी यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग कि आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि वो ये और ये आर्टिकल तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज
ये डीपीएसपी से रिलेटेड, और ये तो बहुत दूर दूर तक इससे डील नहीं करता है। ठीक है, आता है यहाँ पे देखो, ये देखो 23 और 24 में आपको एटलीस्ट मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन होता था कि किस आर्टिकल में चाइल्ड लेबर है। तो दिस डील्स विथ चाइल्ड लेबर, इसको रट लो आज ही। वैसे तो नहीं करता है कंफ्यूज यूपीएससी इतना ज़्यादा बारीकी से, लेकिन फिर भी ठीक है, याद कर लो इसको। ठीक है, और 23 में व्हाट डू वी हैव ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ओके, तो चाइल्ड लेबर 24, लेकिन फोर्स्ड लेबर 23। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। चलो, एंड आई ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age group by the state by the 76th Amendment to the Constitution of India. Okay. Sarv Shiksha Abhiyan seeks to provide computer education even in rural areas. Education was included in the concurrent list by 42nd Amendment 1976 to the Constitution of India. Now देखो, इसमें आगे बढ़ने से पहले let's read a little about education. ठीक है, right to education. तो सी, राइट टू एजुकेशन अभी करेंटली किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A। ठीक है, एंड व्हाट डज इट से कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सो अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया कि ठीक है, ये आर्टिकल पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है ये कि आर्टिकल 21A में है ये राइट टू एजुकेशन। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है? 6 to 14 ईयर्स द एज। ठीक है, विच टेल्स यू कि सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है एंड नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, अब देखो यहीं पे ये बुक्स का ही स्क्रीनशॉट है। आई ऑलवेज गिव बुक से ही स्क्रीनशॉट ताकि आपको पता हो कि किस तरह से सीधा बुक से क्वेश्चन आ रहा है। ओके, सो दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ सी, ये किस अमेंडमेंट से आया था? 86। अभी हम क्वेश्चन में लौटेंगे तो देखेंगे वहाँ पे क्या है। अच्छा, पहले ही देख लेते हैं, रुको। यहाँ पे क्या मेंशन्ड है? 76, तो ये गलत हो गया सीधा सीधा। ठीक है, और एक और चीज़, अब देखो, अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, है ना? एक ही ऑप्शन बच रहा है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब लेकिन थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं। फिर आता है हमारा सर्व शिक्षा अभियान सीक्स टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इवन इन रूरल एरियाज। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो ऐसा चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट स्कीम की बात हो रही है, ठीक है, दूसरा एजुकेशन की बात हो रही है जो कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और तीसरा, इसमें सब कुछ पॉजिटिव बोला गया है टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन एंड रूरल एरियाज में। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट कर रही होगी ना भाई। अब यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं देगा कि नहीं हमारी कंट्री में कंप्यूटर एजुकेशन पे काम ही नहीं हो रहा है ना, या फिर रूरल एरियाज पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे, सिर्फ अर्बन एरियाज में दे रहे हैं जो भी एजुकेशन अच्छा दे रहे हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट दे, ये बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल, क्या नहीं देता है यूपीएससी ऐसे जो गवर्नमेंट को या कंट्री को डिमीन कर रहे हो ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देगा। तो दिस स्टेटमेंट हैज़ टू बी करेक्ट। ओके, अब तीसरा स्टेटमेंट आता है, तो उससे आप ये बस एलिमिनेट कर पाओगे, लेकिन हाँ, ये 3 स्टेटमेंट्स में आप फंसे रहोगे। ठीक है, बिकॉज 2 हर स्टेटमेंट में है, तो यू मस्ट नो दिस स्टेटमेंट। ओके, एंड ऑफ कोर्स यूपीएससी वुड एक्सपेक्ट कि आपको ये पता हो, बिकॉज ये सीधा पॉलिटी से आ रहा है। एज आई शोड यू कि ये सीधा बुक में मैंशनड है ना? ठीक है, चलो, तीसरा जो स्टेटमेंट है ये याद कर लो। वैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस इन माय कोर्स वाला जो फ्री वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, उस पर आई मेंशन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स 42nd, 43rd, 44th, 48th, और कुछ रीसेंट हैं जो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, हर प्रोविजन इनका। ऑलराइट, बिकॉज मेजरली इन्हीं से क्वेश्चंस आता है यूपीएससी में। तो इसका आंसर हो गया, अगर आपने लक्ष्मीकांत बस अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, तो नहीं पता ये दोनों, कोई ज़रूरत ही नहीं है ये दोनों पता होने की। यू नो दिस, यू हैव द आंसर। चलो, इसमें और क्या याद रखना है? देखो, ये एम क्या है राइट टू एजुकेशन लाने का? एजुकेशन फॉर ऑल। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है एम में, और वो बहुत सिमिलर से स्टेटमेंट्स दे देगा एंड यू
इट वुड एक्सपेक्ट कि आपने ये बुक अच्छे से पढ़ी हो, ठीक है। नाउ क्या इसके पहले, अब एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राइट टू एजुकेशन जैसी कोई भी चीज़ इसके पहले थी, 21A के पहले कुछ एग्जिस्ट कर रहा था? तो यस, कर रहा था आर्टिकल 45 में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ DPSP। तो DPSP से निकल के ये यहाँ आ गया है। तो अब DPSP में क्या है? DPSP में वी हैव अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, विच इज बिलो 6 years ऑफ एज, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस है इसमें। चलो, ओके, अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज, प्लीज डू नॉट स्किप दिस पार्ट। सो ये हमारा सबसे स्पेशल प्रोग्राम है, कस्टमाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें सिर्फ 200 सीट्स हैं एंड दिस इज़ टू इंश्योर कि हम जो इसमें मेंशन कर रहे हैं कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप, वो हम हर उस स्टूडेंट को दे सकें हु इज़ जॉइनिंग अस, ओके। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं विच यू नीड फॉर योर प्रीलिम्स, लाइक CSAT गाइडेंस, देन PYQs ऑफ 25 years, करंट अफेयर्स ऑफ 2.5 years, बिकॉज एक साल के करंट अफेयर से UPSC का काम नहीं बनता है, ठीक है। एंड दिस हैज़ बिन आवर एनालिसिस। देन एवरीथिंग एल्स दैट यू नीड फॉर योर प्रीलिम्स 2025, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। टू नो इट इन डिटेल, प्लीज़ गो एंड वॉच आवर फर्स्ट वीडियो, आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें बाकी सारे प्रोग्राम्स के बारे में भी मैंशनड है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो देखो, आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि इन प्रोग्राम्स में एग्जैक्टली क्या स्पेशल है, ऑलराइट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन DM अस टेलीग्राम पे, या फिर आप हमारी अगर वेबसाइट पे जाएंगे विच इज़ upsconmars.com, तो इसमें भी आपको जब आप नीचे जाएंगे तो बॉटम ऑफ वेबसाइट आपको मिलेगा डायरेक्ट DM करने के लिए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप वहाँ से भी हमसे बात कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? तो इसको आंसर करने से पहले लेट्स सी कि इस राइट में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें मेंशन है। चलो देखो, अभी इनफैक्ट हमने इसी पे क्वेश्चन देखा था। सो सी, एक तो हमारा ये हो गया ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है, और दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नाउ लेट्स सी दी ऑप्शंस। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यस। अनटचेबिलिटी, नो, और ये किस आर्टिकल में है? 17, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये किस आर्टिकल में है? मेजरली 29 एंड 30। देन लास्ट वन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। सी, डायरेक्ट वर्डिंग भी सेम है, मैच कर रही है बुक से, ठीक है। सो ये सेम, कितना ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एंड आवर आंसर बिकम्स 1 and 4, ठीक है। तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। चलो, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। अब ये डायरेक्टली बुक से नहीं है, आई हैव टेकन दिस टुडे बिकॉज इसमें आपका लॉजिक अप्लाई होगा, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बट इट इज़ रिलेटेड टू राइट्स, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज, हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। सो नाउ सी, वेरी बेसिक, कि राइट्स जो हैं वो क्लेम स्टेट का नहीं है, इंस्टेड ये उल्टा स्टेटमेंट है ना। राइट्स किसके क्लेम होते हैं? सिटीजन्स के। सिटीजन्स का हक है ना कि वो स्टेट से राइट मांगे कि ये हमारा राइट है, यू कैन नॉट हार्म अस विदाउट एनी रीज़न, राइट, और एंड मेनी अदर राइट्स। तो ये उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। सीधा सीधा, वेरी सिंपल। दूसरा पढ़ते हैं, राइट्स आर प्रिविलेजेस। नाउ इसके आगे पढ़ने से पहले ये बताओ कि प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है। प्रिविलेजेस के देखो 2-3 चीज़ें होती हैं प्रिविलेजेस में। पहली चीज़, डिस्क्रिशनरी होते हैं प्रिविलेजेस, ठीक है। दूसरा, अगर वो डिस्क्रिशनरी है तो वो कभी भी हटाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन राइट्स यूनिवर्सल हैं, है ना, और वो एनफोर्सेबल होते हैं।
जैसे ही हम किसी चीज़ को राइट बोल रहे हैं एंड सो दे विच आर वो यूनिवर्सल हो जाता है, ठीक है, एनफोर्सेबल हो जाता है, उसमें एक लीगल वैल्यू अटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये अगेन ये यहीं पे ही गलत हो जाएगा बिकॉज वो राइट्स को प्रिविलेजेस बोल के ही वो स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं, विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट, ओके, डजंट मेक एनी डिफरेंस, स्टिल इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब तीसरा पढ़ते हैं, राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट्स, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिटीजंस का हक है कि वो स्टेट से राइट्स क्लेम कर सकते हैं, ओके। देन एक बार फिर भी लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि आपको हर स्टेटमेंट पढ़ना है, हर ऑप्शन पढ़ना है, ये नहीं कि आपको पहला या दूसरा स्टेटमेंट सही लग गया तो आप आगे जाके बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हो, बिकॉज ये कई बार ट्रिकी होता है स्पेशली पॉलिटी में कि आपको लगेगा कि हाँ यही सही है तो आप बाकी स्किप कर दोगे टाइम की वजह से या जल्दबाजी में, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज हो सकता है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर हो वो स्टेटमेंट 3 हो, ठीक है, ऐसा। चलो, सो राइट्स आर प्रिविलेजेस, अब ये तो फिर से इसमें राइट्स को प्रिविलेजेस बोल दिया तो ये ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाता है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि आपको ये सही लग भी रहा है। तो ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मेनी, अब ये कैसा राइट हुआ कि वो फ्यू सिटीजन्स को ही मिल रहा है अगेंस्ट मेनी? राइट्स तो सबके होते हैं ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, ये तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो होता नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आवर आंसर इज सी। चलो, moving on to last question of the day. Right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? ओके, तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आपको सिर्फ आर्टिकल ही बताना है बेसिकली, ठीक है, आर्टिकल बताना है और वो किस पार्ट में है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडमेंट ये सब बताना है। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21। 14 में क्या है? रूल ऑफ लॉ। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी। 21 में वी हैव दिस एंड 24 में क्या है? अभी पढ़ा था हमने, चाइल्ड लेबर, है ना, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। द फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3, इट इज़ करेक्ट। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास पार्ट 3 में ही है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हमारा ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप you liked the lecture, you enjoyed the lecture, and thank you for your lovely presence. Have a lovely day.